कैसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवा लिया। उस वीर योद्धा का नाम था एकलव्य। निषाद राज हिरण्यधनु उस आदिवासी इलाके के राजा व एक महान योद्धा थे। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा व उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। बचपन में वह अभय के नाम से जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने लगा। शाबाश एकलव्य, तुम्हारी अस्त्र शस्त्र के प्रति लगन और एक निष्ठा को देखते हुए आज से तुम्हारा नाम एकलव्य होगा। एकलव्य ने गुरुकुल में अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं ली, पर एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि न थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकलव्य ने उस समय धनुर्विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। पिताश्री, मैं गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने की आज्ञा प्रदान करें। पुत्र एकलव्य, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ गुरु द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें शिक्षा देने के लिए मानेंगे भी या नहीं। पर पिताश्री, मैं एक बार बस उनसे इस विषय में बात करके लौट आऊंगा। यदि वे शिक्षा देंगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, अन्यथा उनका आशीर्वाद पाकर लौट आऊंगा। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत न हुआ और उसने वही जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने की ठान ली। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोणाचार्य का कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के पास पहुंच गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा भी खरोच नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह भी बंद कर दिया। कुत्ता वहां से भागकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। अद्भुत, ये तीरंदाजी तो कमाल की है। इस कुत्ते को जरा सी खरोंच तक नहीं आई। इस वन में ऐसा धनुर्धर कौन है जिसमें ऐसी कुशलता है? द्रोणाचार्य उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के पास पहुँचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि कहीं न कहीं वो आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई। पुत्र, धनुर्विद्या में तुम सचमुच पारंगत हो। गुरुदेव, आप प्रणाम। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पुत्र, क्या तुम मुझे जानते हो? गुरुदेव, एक बार मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने के लिए आया था। मैं वही एकलव्य हूँ। हाँ, मुझे कुछ याद तो है, पर तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? तुम्हारे गुरु कौन हैं जिन्होंने तुम्हें ये शिक्षा दी? मैंने तो आप ही से ये धनुर्विद्या सीखी है गुरुदेव। वो देखिए। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा वहाँ एक प्रतिमा बनी हुई थी जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा थी। उन्हें ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से ये विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा, अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझसे कहिए, मैं आपको अपने प्राण तक दे सकता हूँ। दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की ताकि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। कहीं न कहीं उन्हें भविष्य का भी भय था और अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का उनका वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दक्षिणा में एकलव्य से उसके सीधे हाथ का अंगूठा मांगा। यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव।
गुरु द्रोण की ऐसी इच्छा देखकर भी एकलव्य का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चकित रह गए और एकलव्य को आशीर्वाद देकर अपने शिष्यों के साथ वहां से वापस लौट गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने का अभ्यास किया। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। बाद में एकलव्य श्रृंगवेर पर राज्य वापस आ गया और वहीं रहने लगा। पिता की मृत्यु के बाद वो वहाँ का शासक बन गया और अपने राज्य का संचालन कर एकलव्य ने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया, इसलिए धर्म की राह कभी मत छोड़ना। एकलव्य की महान गुरु भक्ति के कारण उसका नाम सदा के लिए इतिहास के पन्नों पर लिख गया। आज भी जब सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति की बात आती है तो महान शिष्यों में एकलव्य का नाम सर्वप्रथम गांव के सेठ के ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला विवेक, बाहर ग्राहक कब से इंतजार में बैठे हैं। आज मैं पालक पनीर की खास रेसिपी बना रहा हूँ सेठ जी। देखना, जो एक बार खाएगा वो अपनी उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। अरे उंगलियाँ चाटने की बात बाद में करना, पहले जाकर उन्हें भोजन देकर आओ भाई। बस 5 मिनट सेठ जी, मैं अभी सबको भोजन लगाता हूँ। कुछ देर बाद विवेक ने सबको भोजन लगाया। विवेक के हाथ का बना हुआ पालक पनीर सबको बहुत पसंद आया। आज के पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं है सेठ जी। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब मैं क्या करूं भाई, मेरे ढाबे पर खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों का पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना जो बनाती है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ, सारा गांव जानता है भोजन तो विवेक बनाता है। उसकी तारीफ करने से आखिर आपको कैसी शर्म। देखा भाग्यवान, सब उस विवेक की तारीफ करते हैं। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम भी उसके साथ रसोई में हाथ बटा लिया करो। एक बार में मुझसे एक ही काम हो सकता है, मैं पैसे गिन सकती हूँ। अरे मूर्ख, कल को अगर विवेक काम छोड़कर चला गया ना तो क्या होगा। लोगों को तो उसके हाथ का स्वाद लग गया है, इसलिए मैं सबको बताता हूँ कि ये खाना उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है। लेकिन तुम तो मेरी बात समझती नहीं। ये बात तो आपने ठीक की। अब कल से मैं उसके बगल में कुर्सी लगाकर बैठूंगी। अगले दिन से सेठानी विवेक के बगल में ही कुर्सी लगाकर बैठने लगी। फिर सेठ ने सब गांव वालों को ये यकीन दिला दिया कि भोजन विवेक नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज विवेक ढाबे पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी सेठ जी उसके घर पर आ जाते हैं। सेठ जी आप, मैं तो ढाबे पर आने ही वाला था। वही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि आज के बाद ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी। जहाँ तक मुझे पता है मैंने पूरी मेहनत से आपके ढाबे पर काम किया है और ना ही कभी आपको शिकायत का मौका दिया। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा बदनाम हो रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी। जब से मैंने आपके ढाबे पर काम करना शुरू किया है आपका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा है। हाँ, लेकिन अगर मैंने तुझे कुछ दिन और ढाबे पर काम करने दिया तो मेरे ढाबे का नाम रोशन दा ढाबा की जगह विवेक दा ढाबा हो जाता। इसलिए मैं अभी तुझे काम से निकालता हूँ। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता हूँ और मुझे तो खाना बनाने के अलावा और कोई काम भी नहीं आता। नहीं आता तो वो तुम्हारी समस्या है, मेरी थोड़ी। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले,
आज के बाद अगर ढाबे के आसपास भी दिखे ना तो धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। बेचारा विवेक बेरोजगार हो गया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद उसे एक विचार आया और वो सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया मदद के लिए। मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता और यहीं रहकर अपना ढाबा खोलना चाहता हूँ। मैं अनाथ हूँ सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ पैसे ढाबा खोलने के लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो मेरी जमीन बंजर पड़ी है ना वहीं पर अपना ढाबा खोल लो और ये कुछ पैसे ये लो, इससे ढाबा बना लो, ठीक है। विवेक खुशी खुशी घर लौट आता है। कुछ ही दिन में उसका ढाबा बनकर तैयार हो गया और उसमें लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब सेठ जी का ढाबा खाली रहने लगा। ये बात सेठ जी को अच्छी नहीं लगी। फिर एक रोज सेठ जी ने चुपके से एक ग्राहक को पैसे देकर विवेक द्वारा लाए हुए राशन की बोरी में दवाई मिला दी, जिससे लोगों का पेट खराब हो गया और ग्राहकों ने उसके ढाबे पर आना बंद कर दिया। अब उसका ढाबा बंद हो गया। फिर मुखिया उसके पास आया। देखो, मुझे मेरा पैसा और ब्याज चाहिए। ब्याज? लेकिन ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं है मुखिया जी। तो फिर अपना ये घर खाली कर, चल। मुखिया ने विवेक को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा विवेक आंखों में आंसू लिए हाईवे किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है और उसके ऊपर एक चील मंडरा रही है। मेरा घर तो उजड़ गया, लेकिन मैं इसका घर नहीं उजड़ने दूंगा। विवेक ने पत्थर मारकर उस चील को वहाँ से भगा दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। डरो मत, बरसों पहले मुझे एक श्राप के कारण इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो मुझे मार देती। लेकिन अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अब देखो, मैं श्राप मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी जादुई शक्ति से मैंने सब देख लिया है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है, आज से वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और उस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ जादुई घोंसला ढाबा होगा। इतना कहकर वो सुंदर लड़की ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते वो छोटा सा घोंसला एक बड़े से घोंसले ढाबा में परिवर्तित हो गया। ये जादुई घोंसला ढाबा आज से तुम्हारा है और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जब भी तुम्हें यहाँ से कोई निकालने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार आकर उसके ढाबे के सामने रुकी। ये कैसा ढाबा है भाई? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये मेरा ढाबा है, आइए मैं आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाता हूँ। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं एक पत्रकार हूँ, तुम्हारे इस घोंसला ढाबे के बारे में अपने अखबार में छापूंगा। कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अखबार की सुर्खियों पर विवेक का घोंसला ढाबा ही होता है। उस दिन के बाद विवेक अपने उस जादुई घोंसला ढाबे की वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसने खूब नाम और शोहरत